इस वीडियो में मैं आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने ये बात आपको पहले भी क्लास में बताई थी, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। लेट बी सपोज, आपको याद होगा मैंने जब वहाँ पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि लेट वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2। ये मान लिया दो लाइनें हैं और आपको इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है। तो उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं, अगर हम दोनों लाइनों के बीच के एंगल को यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट करें, कुछ बुक में थीटा से भी रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन थीटा से हम इसलिए थोड़ा लिखने में अवॉइड करते हैं क्योंकि थीटा m इज इक्वल टू टेन थीटा, जहाँ पर थीटा लाइन का एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल है, तो वहाँ पर हम m की वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अल्फा लिख लेते हैं। वैसे अगर आप टेन थीटा भी लिखोगे तो भी कोई काटेगा नहीं। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 विद मॉड। ये मॉड लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया था पहले भी कि जब दो लाइनों के बीच का एंगल यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते हैं तो एक्चुअली उनके बीच का जो एक्यूट एंगल है वही निकाला जाता है, और एक्यूट एंगल के लिए टेन अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। मॉड क्यों लगाया गया? मॉड इसलिए लगाया गया कि लाइनों की जो इक्वेशन दी गई है वो ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में उसने इक्वेशन दे रखी है हम उसी ऑर्डर में m1 और m2 माने, हम चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लिया आपने कोई क्वेश्चन किया और उसमें m1 की वैल्यू छोटी है और m2 की वैल्यू बड़ी है। अब आप m1 माइनस m2 करोगे तो जाहिर सी बात है ये सॉल्व करने पर नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव हमको लेना नहीं है क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एक्यूट एंगल के बारे में बात करनी है। तो ऐसे में आपके क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगा, गलती होने की चांसेस है। अब यहाँ पर मॉड क्या कहता है? मॉड ये कहता है कि m1 की वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो, सब्ट्रैक्ट करो और करने के बाद केवल पॉजिटिव वैल्यू लो, नेगेटिव की तरफ जाना ही नहीं है, बात खत्म। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे? ये फार्मूला लगा देंगे। अब इस टाइप की, अब मैंने इसके बाद उसमें कुछ कंडीशंस भी बताई थी आपको, और कंडीशन ये बताई थी, अच्छा इसी से हम एक और भी बना सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर कि कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2। वैसे तो अक्सर हम लोग टेन अल्फा का ही यूज़ करेंगे, पर एक कंडीशन होती है जिसमें कॉट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप इसको भी याद कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको कहा था कि इफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल होने की कंडीशन में अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है। तो जब अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी और आप यहाँ पे रखोगे तो यू विल हैव 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और मैंने तभी एक्सप्लेन किया था, लेकिन जिन लोगों ने उस दिन क्लास नहीं अटेंड की थी, मैं बता दूं कि कोई भी फ्रैक्शन अगर 0 होता है तो एक ही बात होती है कि उसका न्यूमरेटर 0 होता है। अब यहाँ पर भी इसका न्यूमरेटर m1 माइनस m2 है, इसका मतलब सीधा सा हो गया कि m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2। तो जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स यानी m1 और m2 एक दूसरे के बराबर होंगे। ये अगर आपको प्रूव करने को आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। सेकंड केस, इफ lines are
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखेंगे 1090 और 1090 अनडिफाइंड होता है, तब यही ऐसी ही कंडीशन के लिए मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। अब आप अल्फा की वैल्यू यहाँ नहीं रखिए, यहाँ रखिए, और जब यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा cot 90 एंड इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2। अगेन इट्स इक्वल टू 0, क्योंकि cot 90 की वैल्यू 0 होती है। और जब ये 0 हो गई तो फिर वही कंडीशन लग गई कि इफ अ फ्रैक्शन इज 0 इट मीन्स टू से इट्स न्यूमरेटर विल आल्सो बी 0। तब ऐसे में 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, और you may say that the product of the slope of the given lines must be equal to minus 1. m1 m2 is equal to minus 1. Or you may again say that m2 is equal to minus 1 upon m1. तो ये कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस का यूज़ करके या जिन बातों को हम डायरेक्ट इस्तेमाल करके ये प्रूव कर सकते हैं कि गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। अब इसके आगे की बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।